हेलो फ्रेंड्स, सन्मास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, द बेस ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, वो आपको पता ही होगा। ओके, लेकिन हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच से तीनों लॉ को। ओके, और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट F इज इक्वल टू ma है। वो किस तरह से आता है वो हम लोग प्रूफ के साथ यही सेशन में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट स्टेट्स एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by some external force। दोस्तों, कोई भी बॉडी एक जगह पे अगर यहाँ पे पड़ी है वो तब तक यहाँ से नहीं हिलती जब तक हम लोग बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना कर दे। सेकंडली, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम लोग उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना कर दे। बेसिकली देखा जाए तो दिस लॉ इज कंसिडर्ड एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू चेंज। ये जो पर्टिकुलर लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू चेंज। अब फ्रेंड्स, जैसे मान लो यहां पे एक सीधा सा रोड है और यहां पे एक कार है और ये कार बिगड़ गई है और मुझे इसको आगे चलाना है, तो मैं किसी को बुलाऊंगा और वो बंदा यहां पे इसको पुश करेगा। जैसे इसको पुश करेगा कार आगे चलना चालू हो जाएगी। अब यही बंदा, मान लो दूसरा केस हम लोग देखते हैं, मेरे पास एक बड़ी सी ट्रक है और वो अभी चल नहीं रही, बिगड़ गई है। ये बंदे को मैं बुलाऊंगा, उसको बोलूंगा यहां पे इसको धक्का मार, ये धक्का मारेगा लेकिन ये ट्रक आगे मूव नहीं हो रही है। अब यहां पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो कार थी उसका जो मास था और ये ट्रक थी उसका जो मास था, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। कार का मास कम है, ट्रक का मास ज्यादा है। यानी कि यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप इनर्शिया की मास से है। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा। मास कम, इनर्शिया कम। रेजिस्टेंस टू चेंज, छोटी चीज तुरंत चेंज हो जाएगी, बड़ी चीज तुरंत चेंज नहीं होगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंसिडर्ड एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ फ्रेंड्स, न्यूटन्स का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट्स इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस। कोई एक्सटर्नल बॉडी यहां पे है और मैंने यहां से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया, तो ये जो बॉडी का मोमेंटम है वो मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। दैट इज ए स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पे एक वर्ड आया अनबैलेंस फोर्स। अब यहां पे जिक्र है अनबैलेंस फोर्स का। अनबैलेंस फोर्स किसको बोलेंगे? सपोज मेरे पास यहां पे एक बॉडी है, मैंने यहां पे फोर्स लगाया, लेट्स से 5 न्यूटन। एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट मैंने दूसरा फोर्स लगाया 5 न्यूटन। अब दोनों साइड से पुश कर रहे हैं। अब बॉडी चेंज होगी? बॉडी चेंज नहीं होगी, उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब मान लो ये 3 है, 3 न्यूटन है, तो बॉडी इस तरफ मूव होना चालू कर देगी। ओके, क्योंकि फोर्स बैलेंस नहीं है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है। ओके, तो यहां पे ये वर्ड का मीनिंग है अनबैलेंस। अनबैलेंस मतलब के बॉडी के अंदर कुछ तरीके का चेंजेस प्रोड्यूस कर सके ऐसा फोर्स
second statement of Newton's second law. The time rate of change of momentum is directly proportional to the applied forces and take place in the same direction in which the force acts. पहले स्टेटमेंट में क्या था? पहले स्टेटमेंट में ये था कि कोई भी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग एक्सटर्नल इनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा. अब कितना चेंज होगा? ओके, तो ये सेकंड स्टेटमेंट में यहां पे है. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब यहां पे है मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. Time rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Directly proportional to applied force. Applied force. And takes place in the same direction in which force acts. मतलब यहां मैंने फोर्स लगाया तो यही डायरेक्शन में मेरा मोमेंटम चेंज होगा. ओके, सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. उसका मतलब यहां से मेरा फोर्स ज्यादा, मेरा मोमेंटम ज्यादा. यहां से मेरा फोर्स कम, मेरा मोमेंटम जो है वो यहां पे कम मिलेगा. ओके, अब फ्रेंड्स इसके बेसिस पे हम लोग अब ये देखेंगे कि F is equal to ma, which is a mathematical statement of Newton's second law of motion. ये कहां से आया? क्योंकि ये फोर्स है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, लेकिन यहां पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है. खाली फोर्स की तो ठीक है, फोर्स की बात हो गई, लेकिन बात हो रही है मोमेंटम की. ओके, तो मोमेंटम को यूज करके किस तरह से F is equal to ma तक हम लोग आते हैं वो यहां पे हम लोग देखते हैं. अब फ्रेंड्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, इसको हम लोग अभी प्रूव करने जा रहे हैं. न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्सेस. कहने का मतलब कि जो हमने फोर्स लगाया विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ मोमेंटम. टाइम रेट ऑफ मोमेंटम. Now, what is momentum? Momentum is nothing but mass multiplied by velocity. Momentum is nothing but, अगर मैं बात करूं तो momentum is nothing but mass multiplied by velocity. अगर इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं लेट से u. फाइनल वेलोसिटी, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं v, और टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे लेट से t. फ्रेंड्स अभी हम लोग यहां पे प्रूव करेंगे F इज इक्वल टू ma. F इज इक्वल टू ma. दैट इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फ्रेंड्स अभी यहां पे आपको देखना है, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉडी है, एक बॉडी यहां पे है, उसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. मैंने यहां पे फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से मेरी बॉडी है यहां से मूव हो गई और उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v हो गई. मास तो उसका सेम ही रहेगा. यहां पे इसका इनिशियल मोमेंटम, यहां पे इसका इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम की वैल्यू मेरी क्या हो गई? तो मोमेंटम की वैल्यू यहां पे शुरुआत में मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी यानी कि ये कंडीशन पे mu होगी, और यहां पे मेरी फाइनल मोमेंटम की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू mv. नाउ न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको हम लोग लिखेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम चेंज डिवाइडेड बाय टाइम. और वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर. तो F इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज डिवाइडेड बाय टाइम t. नाउ F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होगा? टाइम t इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मेरा कितना होगा? तो m मल्टीप्लाई बाय v फाइनल वेलोसिटी, माइनस मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? m इंटू यू.
मतलब मेरा इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू डिवाइडेड बाई टाइम t। दोस्तों मैंने यहां पे क्या लिखा, दिस इज माय फाइनल मोमेंटम दैट इज m मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम m मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम t इज इक्वल टू, यहां पे मैंने m कॉमन निकाला और उसके अंदर अब जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। नाउ व्हाट इज v माइनस यू, v माइनस यू इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम। नाउ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू टाइम इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी कि यहां पे मेरी जो फाइनल वैल्यू होगी f इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। दिस इज नथिंग बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कहां से आया, तो आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्सेस। वो स्टेटमेंट के रेफरेंस में फाइनली हमारा जो प्रूफ आया दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। अब फ्रेंड्स न्यूटन का तीसरा लॉ देख लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन। ओके, सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होगी उसका ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। यहां पे मान लो एक वॉल है और यहां पे एक लड़का खड़ा है, लड़का यहां पे बॉल थ्रो करेगा तो बॉल वैसा ही यहां पे वापिस आएगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। सो दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और जल्दी ही मैं आपसे जुड़ जाऊंगा दूसरे सेशन के साथ। तब तक के लिए आप जो भी मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहे और कुछ भी डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में डालो। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे ही हमारा हौसला बढ़ता है। टिल देन